अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ साबिर शाकिर हैं और लाहौर में जनाब आरिफ हमीद भट्टी। लेकिन सबसे पहले एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। इमरान खान कहते हैं पानामा केस पीटीआई का जाती केस नहीं, हम तो अदालत की मदद कर रहे हैं। बदउनवानों से छुटकारा मिल गया तो कौम का फायदा होगा। हो सकता है लीगल टीम कमजोर हो, लेकिन यकीन है बदउनवानों को सजा जरूर मिलेगी। खुर्शीद शाह कहते हैं पानामा केस में अदालत नहीं गए क्योंकि हमारा तजुर्बा है। माजी में फैसले इंसाफ की बुनियाद पर नहीं, हुक्मरानों को खुश करने के लिए किए गए। बेनजीर भुट्टो की वसीयत जाली कहने के मामले पर पीपल्स पार्टी बरहम। बिलावल भुट्टो कहते हैं बेनजीर भुट्टो की शहादत के 10 साल बाद भी नाकाम लीग और नाइंसाफ लीग उन्हें निशाना बना रही है। कमरुज़्ज़मा कायरा बोले पीटीआई जुबान संभाले, आइंदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब में बाज़ इंडस्ट्रीज को सस्ती गैस फराहम की जा रही है, चेयरमैन एप्टा। नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज सुनी, हेडलाइन सुनी। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो उनके पास सबूत भी हैं और उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि हो सकता है लीगल टीम में कुछ कमज़ोरी हो, लेकिन उन्हें यकीन है कि बदउनवान लोगों को सज़ा मिलेगी। और एक जो बात उन्होंने आज बड़ा जोर दे के कही कि ये जो मुकदमा पनामा लीक्स का है, ये कोई तरीके इंसाफ का मुकदमा नहीं है। हम तो वहाँ पर अदालत को असिस्ट करने गए हैं। एक इंटरनेशनल स्कैंडल है जिसमें पाकिस्तान के हुक्मरानों का नाम आया और ये एक मौका है जिससे इब्तदा की जा सके पाकिस्तान में करप्शन की खात्मे की। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ खुर्शीद शाह साहब की एक आज गुफ्तगू जो उन्होंने की है उससे करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि माजी में अदालतों में जो फैसले हुए उसमें हुक्मरानों को खुश किया गया और उनका जो तजुर्बा है उसकी बुनियाद पर वो अदालत में नहीं गए पनामा केस के हवाले से। आइए पहले आपको खुर्शीद शाह साहब का वो शॉर्ट सुनवाते हैं। हम कोर्ट में नहीं गए क्योंकि हमें तजुर्बा है कि किस तरीके से एक टेलीफोन के ऊपर बीबी को वो सज़ा दे देते हैं, किस तरीके से उनकी कैसेटें भरी जाती है, किस तरीके से उनको पैसे मिलते हैं, किस तरीके से वो इस तरह अपना वो फैसला दे के अपना खुश करते हैं हुक्मरानों को। तो ये सारी चीज़ें हमारी देखी हुई थी। अपनी इस गुफ्तगू में खुर्शीद शाह साहब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का जिक्र कर रहे हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एक मुकदमे का जिक्र कर रहे हैं। पहले भी कई दफ़ा ये टेप्स आप सुन चुके हैं, लेकिन क्योंकि आजकल मुल्क में बहस हो रही है आर्टिकल 62, 63 के तहत सादिक और अमीन क्या हमारे हुक्मरान हैं या नहीं, तो उस हवाले से ये बड़ी अहम बात है। मैं आपको वो टेप सुनवाना चाहता हूँ। ये जब शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे जस्टिस कयूम साहब से और फिर सैफुर रहमान साहब ने भी बात की जस्टिस कयूम साहब के साथ, और एक मुकदमा जो जिसमें बेनज़ीर साहबा को और आसिफ जरदारी साहब को सज़ा हुई उसके हवाले से सैफुर रहमान साहब बात कर रहे थे, लेकिन एक और मुकदमे में इन्फ्लुएंस करने के लिए जनाब शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे थे। पहले शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपको सुना देते हैं। बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी तुझे सुनाओ। भाई हो मैं खत्म करता है, बड़ी मेहरबानी। दूजा का मामला है। अच्छा मैनू उन्होंने क्या जी बड़े भाई साहब की मेहरबानी करियो जरा और ध्यान करना चाहिए। क्या चौधरी सर मैंने अच्छा उन्होंने की होया जी वो थोड़ा कोई बना के नहीं था। हाँ अरे चौधरी सरवर का ख्याल करना बस करता मियाँ साहब ने क्या ख्याल खत्म होगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। आपने सुना किस तरह जैसे साहब कह रहे हैं कयूम साहब के बिल्कुल मियाँ साहब ने कह देता थे असी कर देता। अब सैफुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपको सुनवाता हूँ जनाब अब्दुल कयूम साहब से, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब के मुकदमे के हवाले से थी। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना बदलिए आप लोग। आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है। खुश सलूबी नहीं हो जाए ना ज्यादा अच्छा है। ये सारी बात इनकी सुनती मेरा ख्याल है
आजकल मैं ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा, तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे। कल इंशाल्लाह मेरे मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। आप ये 1% और मैं आप बात करें, अब मेरे मुझे बात बताइए इसको सजा कितनी देनी है? जो आप लोगों ने बताया जी, बिल्कुल 7 साल से कम ही देनी, 7 नहीं देनी, 7 नहीं 5 साल कर देते। ये आप उनसे पूछ लीजिए, 7 तो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कोई भी नहीं देता। ये मैं पूछ के बताता हूँ, ये मुझे आप पूछ के ना तो फिर बता दीजिए। अच्छा जी। दूसरा मुझे वो जुर्माने का कर दिया मैंने, और कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी का कर दिया, जिससे हमारे पैसे, और तीसरा जो है वो कर दिया डिस्क्वालिफिकेशन का। हाँ जी, ये तो मैंने कर दिया। आपने सुना पहले शहबाज शरीफ साहब और बाद में सेनेटर सैफुर रहमान उस वक्त जो थे मुकम्मल तौर पर वो एक मनसूबाबंदी कर रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और आसिफ ज़रदारी साहब को सज़ा देने के लिए, और हाई कोर्ट ने फैसला भी किया जिसमें मोहतरमा को सज़ा हुई। लेकिन ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास से जब मुकदमा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एविडेंस की बुनियाद पर, इन टेप्स की बुनियाद पर इस मुकदमे को वापस भेजा मताहत अदालतों में कि दोबारा इसका फैसला कानून के मुताबिक करें। लेकिन जस्टिस राशिद अजीज जो उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में थे और जस्टिस कयूम, इनको अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा। इनको ये जो जज थे इनको इस्तीफा देना पड़ा और अपनी इनको मुलाजमत छोड़नी पड़ी। लेकिन एक अजीब बात है, जजेस चले गए वापस। हमने आपको एविडेंस दिखाया, टेप सुनाया, जो अकम्पलिस थे शहबाज शरीफ साहब गुफ्तगू कर रहे थे, सैफुर रहमान साहब जनाब नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पर गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन वो अकम्पलिस जो 62-63 के तहत नाअहल हो जाने चाहिए थे, वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उसी तरह मौजूद रहे। शायद यही वजह है कि सियासतदान मिलकर तय करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कौन होंगे। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपनी स्क्रूटनी में इसको मिस किया कि 62 और 63 की जद में ये लोग आते हैं, ये नहीं आते। क्योंकि ये आज का मौजू है, सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स का केस है। साबिर, आपसे मैं ये बात करना चाहता हूं, जो मैंने ये सारा एविडेंस आपको दोबारा हमने प्रोड्यूस किया है कि अगर 62 और 63 के तहत फैसला करना हो तो जो ये एविडेंस है, सिर्फ ये एविडेंस जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक फैसले में करार दे चुकी है, तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सैफुर रहमान साहब, उनके सारे साथी, ये तो सारे के सारे उसी तरह पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और आगे भी कहानियां सोच रहे हैं। लेकिन जजेस को घर भेज दिया गया, ये कैसे है? ये क्या है? क्या अदालत को अभी भी और किसी एविडेंस की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट का था लार्जर बेंच, जस्टिस मोहम्मद बशीर जहांगीरी साहब थे। SGS कोटकना केस है ये, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, जरदारी साहब को सज़ाएं दी गई थी। और फिर ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस मलिक क़य्यूम और जस्टिस राशिद अजीज़ मरहूम, इनकी केसेट्स दी गई और उनको बताया गया कि जनाब ये इस तरीके से फ़ैसले हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया था, लेकिन अपनी जजमेंट में उसका जिक्र किया। और जिक्र करने के बाद फिर जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब ये काफ़ी दिन कोशिश करते रहे। उस वक्त चीफ जस्टिस थे अरशाद हसन खान साहब सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके घर में भी चक्कर लगाए, दफ्तर में भी, इधर उधर से, कि किसी भी तरीके से ये जो अल्फाज हैं। हाँ, फिर याद आया, फिर रिव्यू फाइल की थी कि ये जो रिमार्क्स हैं, ये ऑब्जर्वेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की इन 2 जज साहिबान के बारे में, इनको हज़फ कर दिया जाए, इस जजमेंट से निकाल दिया जाए। तो वो अपील खारिज हो गई थी और उस वक्त वो उस बेंच में थे इफ्तिखार चौधरी साहब, बतौर जज के उसमें मौजूद थे, तो उन्होंने वो अपील खारिज कर दी थी। और बाकी जज साहिबान भी थे, तो उसमें उन्होंने बार बार ये जिक्र आया था कि किस तरीके से CM साहब और मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और सैफुर रहमान, जिनको उस वक्त इत्तेसाबुर रहमान कहा जाता था, किस तरीके से ये जजों को फ़ोन करते थे। तो ये चीज़ इसकी आज तक डिनाई नहीं हुआ। और उसके बाद फिर बिल आखिर जस्टिस मलिक क़य्यूम को हाई कोर्ट से रिज़ाइन करना पड़ा
और जस्टिस राशिद अजीज़ साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिज़ाइन करना पड़ा, क्योंकि उनके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, अदरवाइज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ केस जाता। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं, मुल्ज़मान थे, अकम्पलिस हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये दोनों शहबाज शरीफ साहब, सैफुर रहमान साहब, और क्योंकि वो हवाला नवाज शरीफ साहब का दे रहे थे। मैं बता रहा हूँ कि 5 मुल्ज़मान हुए ना, टोटल 5 हुए ना, 2 जज साहिबान थे और 3 ये थे। उन 2 को तो एक सेफ एग्जिट दे दिया गया, रिज़ाइन कर दिया, ख़त्म। लेकिन उस पर भी अफसोस का इजहार करना चाहिए कि उसके बाद अहम ओहदों पर फाइज भी रहे, ठीक है ना। जब एक चीज साबित हो गई तो पीपल्स पार्टी ने भी कयूम साहब को अटॉर्नी जनरल बनाया। हाँ, पीपल्स पार्टी, जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने। अब पीपल्स पार्टी की बारी आती है। पीपल्स पार्टी बार बार तनकीद करती है सुप्रीम कोर्ट पे, मुख्तलिफ इदारों पे कि जनाब इनका एहतसाब। आज को शीशा साहब ने इस किस्से को छेड़ा दोबारा। आज किस्से को छोड़ा, इसी को छेड़ा। तो मैं ये पूछता हूँ कि पीपल्स पार्टी खुद क्या करती है? पीपल्स पार्टी भी तो कंप्रोमाइज करती है ना। पीपल्स पार्टी पनामा पेपर्स पे वो टेक्निकलिटीज में पड़ी हुई है, नहीं आ रही। करप्शन का मामला है, नहीं आ रही कि अगर पनामा पेपर्स के शफाफ अगर इंक्वायरी हुई, करप्शन के लोगों को पकड़ा गया, तो पीपल्स पार्टी की तो 90% क़यादत बाहर हो जाएगी पॉलिटिक्स से। हकीकत बता रहा हूं कि पनामा पेपर्स का केस सबसे ज्यादा अच्छा पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, अल्लाह ताला उनको जन्नत दे, इन पे सारे का सारा केस ही जो था वो यही ऑफशोर कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर कंपनीज, मुझे जाना बड़ी देर से सुन रहे हैं वो, इसी पे था। और सबसे ज्यादा काम रहमान मलिक साहब ने किया हुआ है इस पे, मियां साहिबान के मामले में, इन सारी चीजों पे सबसे ज्यादा काम रहमान मलिक साहब का है। लेकिन पीपल्स पार्टी सियासी बुनियादों पे या फिर गैर सियासी बुनियादों पे जो भी वो आना नहीं चाह रही। भट्टी साहब, ये 2 जो जिस तरह साबर ने कहा 3 अकम्पलिस, 3 मुल्जमान उस केस में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें वो हर तरह की सिक्योरिटी से भी बच जाते हैं, 62, 63 की जद में भी नहीं आते, इलेक्शन कमीशन भी उनको वो आगे भेज देता है। मैं आज एक दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा कि वो बाहर अमेरिका में, यूरोप में अगर कोई गाड़ी तेज चलाता हुआ पकड़ा जाए ना मुलजम, तो वो सबसे पहले ड्राइवर लाइसेंस उसका कंप्यूटर में डाल के देखते हैं कि इसका माजी में कहीं ये पकड़ा तो नहीं गया। तो अगर ना पकड़ा गया हो तो उसको कुछ रियायत हो जाती है। तो उसका ये कहना था कि अगर ये हमारे जो हुक्मरान है, अगर इनका रिकॉर्ड, अगर जो मौजूदा जजेस भी, फाजिल जजेस अगर डाले कंप्यूटर में, तो पता चलेगा कि कहीं ये फोन करते रहे और अगर जजेस ने बात नहीं मानी तो सुप्रीम कोर्ट पर ये धावा बोलते रहे, तो वो कंप्यूटर ही जैम हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि ये अब 62, 63 के तहत तो इसी मुकदमे में ये फारिग हैं, तो अदालत के सामने तो है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी, एक तो जो आप फरमा रहे हैं, जो आपने दिखाया है, हमने भी सुना है, वो सच है। लेकिन उससे ज़्यादा बदकिस्मती और तकलीफ दे बात है उस हकीकत के आने के बावजूद भी असल जिम्मेदारों के खिलाफ कोई सजा नहीं हुई। इसका मतलब है पाकिस्तान में एक कानून है चंद खानदान ताकतवरों के लिए जिनके पास पाकिस्तान की कमान है, और बाकी है 99% कीड़े मकोड़े। उसको आप हाई कोर्ट के कमरे के बाहर ऊंचा बोले तो उसको सजा हो जाती है। ये 2 टेपें जो चलाई हैं, इसके बाद क्या अखलाकी तौर पर अगर ये टेपें ठीक है तो उन लोगों को पाकिस्तान में सियासत करने का हक है? क्या किसी को नजर नहीं आता कि वो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं सजाएं दे? क्या यार जज साहबान का ये काम था? क्या पॉलिटिशियन का ये काम है? क्या उनके ये फराइज है? क्या इस नाम पे वो आते हैं? खुर्शीद शाह साहब ने जो फरमाया, हम नहीं जाएंगे। खुर्शीद शाह साहब, खुदा का वास्ता, आप तो अपोजिशन में सजते ही नहीं है भाई। 5 साल आपकी हुकूमत रही, आप ट्रायल कर लेते ना इसका। जिस बंदे ने जाली टेप आप कह रहे हो इन पे इत्मीनान नहीं है, उसको आपने अटॉर्नी जनरल बनाया। अपना माजी क्या है? गुजारिश है कि 2 करप्ट आदमी किसी करप्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वो मैं और आप अगर करप्शन में मुलव्वस है तो मुमकिन नहीं, मैं आपको नहीं बचाऊंगा, मैं आपकी इसलिए फेवर करूंगा कि कल को बारी मेरी भी आएगी। बदकिस्मती है कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो वाली पार्टी खत्म हो चुकी है। अब मुस्लिम पीपल्स पार्टी आसफ लीग है। तो मैं नहीं समझता कि ये पनामा लीग में कोई भी रोल अदा करे मां सिवाय टॉक शो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं आपको दावे से कहता हूं अपने पूरे तजर्बे से, बिल्कुल ठीक है, 27 दिसंबर के बाद बिलावल कोई मूवमेंट नहीं चलाएंगे। अच्छा, ये इस पर बात करते हैं, हमें ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के लिए नाज़रीन अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं, लेकिन लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में एहतसाब 62, 63 और जिक्र हो रहा था शरीफ ब्रदर्स का कि अकम्पलिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक, लेकिन जज तो घर चले गए, लेकिन इनको सियासत से कोई नहीं रोक सका। साबिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा ये हमारा ना असल में मजमूई मिजाज है कि हमने पकड़ना नहीं है ताकतवर को। एक इसी हफ्ते की बात है, 2-4 दिन हुए हैं, एक बंद कमरे में इजलास हो रहा था। एक साहब के ख़िलाफ़, ज़रा तगड़े साहब थे, उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे, इंक्वायरी कह लें सादा ज़ुबान में। तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा बताएं जी जनाब ये आपके ख़िलाफ़ हैं इल्ज़ामात, आपने ये किया, ये किया, ये किया। तो जो ज़ाहिर है जो अपील सुन रहे थे, जो केस सुन रहे थे, उनसे भी बहुत ज़्यादा तगड़े थे, बहुत ज़्यादा। तो आप इस तरह करें कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने जो बैठे थे वो और कुछ और लोग, मैं तो इस पे कमेंट करने की जसारत भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जनाब आप मुझ पे ये इल्ज़ाम है। उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा आपने भी ये काम किया, आपने ये किया, फ़लाँ ने ये किया था, फ़लाँ ने वो किया था, वो किया था। तो फिर सारे इस्तीफ़ा दे देते हैं, सारे छोड़ देते हैं। तो मैंने तो इस्तीफ़ा नहीं देना, आप फैसला सुनाएं। जब आप फैसला सुनाएंगे तो उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि कौन कौन है। तो बस इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है भट्टी साहब, आप, मेरा ख्याल है कि इस पे तो हम जो साबिर ने वाकया सुनाया, बस इस वाकये को यहीं छोड़ के आगे चलते हैं। ये एहतसाब के हवाले से आज इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने अपनी लीगल टीम का भी ऐलान किया और बाबर अवान साहब को भी शामिल किया। उसमें हामिद खान साहब चले गए, नईम बुखारी साहब ने उनके बारे में अच्छी गुफ्तगू की। इमरान खान का ये कहना था कि अगर हो सकता है कि हमारे पास जो है वो कमज़ोर हो मेरी टीम, लीगल टीम, लेकिन मैं कमज़ोर टीम से बड़े बड़े मैच जीतता रहा हूं, बड़े पुरुमीद थे। उनका वो शॉर्ट सुनवाते हैं, फिर मैं गुफ्तगू आपसे करता हूं इस पर। हमारे पास सबूत अब मिल गए हैं। जो अदालत में पेश करना होता है वो फिर वकील फैसला करते हैं। डू और डाई ये पाकिस्तानी कौम के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कोई मेरा तो पैसा नहीं चोरी हुआ, चोरी तो हुआ पाकिस्तान का पैसा। जब करप्शन होती है तो इस कौम का पैसा चोरी होता है, जो कौम के लोगों पे खर्च होना हो। ये केस एक लैंडमार्क केस है, एक ताकतवर अदालत पे पहुंच गया है। और बड़ा मुझे मजा आ रहा है कि जो इस वक्त सियासी लीडर करप्शन एहतसाब से डरे हुए हैं, करप्ट लीडर, वो सारे आज किसी ना किसी तरह नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। भट्टी साहब, सुना आपने खान साहब को, वो ये बड़ी वजाहत से कह रहे हैं कि ये कोई फरीकों का मुकदमा नहीं है, ये उनका मुकदमा नहीं है, ये तो पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है और वो तो सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए गए हुए हैं और सबूत जो है मिल गए हैं उनको, लेकिन ये फैसला वकील करेंगे। समी साहब, गुजारिश है मुझे आज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज। मैं जितना जानता हूं इमरान खान साहब एक 100% ऑनेस्ट आदमी है, करप्ट नहीं है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है। दूसरा, मैं खुद कह रहा हूं पनामा लीक आपको किसने कह दिया इमरान खान का इशू है? भाई जब वो पैसा लूटा गया, जब बैरून ममालिक लगाया गया, उस वक्त तो इमरान खान साहब सियासत में इतने एक्टिव ही नहीं थे। उस वक्त तो उनका ये रोल ही नहीं था जो आज है। वो तो एक पाकिस्तान की जदोजहद लड़ रहे हैं। देखिए, एक होता है कि जुर्म होना, एक होता है जुर्म साबित ना किया जाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि जुर्म साबित नहीं हो सका तो जुर्म हुआ ही नहीं है। एक कत्ल हो गया, उसके कातिल नहीं पकड़े जाते, मरने वाला तो मर गया ना, वो तो अल्लाह के पास चले गए, उसको नाहक किसी ने कत्ल किया। तो लिहाजा पनामा केस हम भूल जाते हैं कि इसमें नवाज शरीफ साहब है या एबीसी कोई भी है। यार पैसा तो पाकिस्तान से अरबों रुपया लूटा गया है ना, उसमें और भी लोग हैं। अगर इमरान खान साहब इसमें नहीं भी जीतते तो देखे किसी भी ताकतवर माफिया के खिलाफ तसलसल के साथ जदोजहद जारी रखना भी एक इबादत है। किसी भी माफिया के खिलाफ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि कसूरवार कौन है कौन नहीं। तो लिहाजा अदालतों ने, मैंने तो साबिक चीफ जस्टिस साहब फसीउद्दीन और 10 लोगों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि इसमें आर्टिकल 62-63 से बच ही नहीं सकते, दुनिया की कोई ताकत बचा ही नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद अदालतों ने ही फैसला करना है, फैसला हमने और आपने नहीं करना। लेकिन क्या एक मुजरम चलाक है, मक्कार है, अय्यार है, वो बार बार जुर्म करता जा रहा है और उस पर साबित नहीं होता, तो क्या उसका जुर्म खत्म तो नहीं ना हो जाएगा? जुर्म तो भट्टी साहब, आपको यहाँ पे मैं रोकूंगा, ब्रेक लेनी है भट्टी साहब, ब्रेक लेनी है क्योंकि और ब्रेकिंग स्टोरी है नाजरीन। लेट्स टेक ए ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। साबिर, इमरान खान की जो सारी गुफ्तगू है, जिसमें अभी भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, आप क्या कहते हैं? देखें, असल केस ही ये है, अगर पीटीआई के वकला प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करें कि ये कोई दो फ्रीकैन के दरमियान मुकदमा नहीं है, ये मुकदमा है कि एक बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल, करप्शन का स्कैंडल आया है जिसमें हुक्मरान ख़ानदान और कुछ और लोग जो हैं वो मुलव्वस हैं। उन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने पनामा में ऑफशोर कंपनीज बनाई, पनामा में उनका नाम आया है, बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उन्होंने जाहिर नहीं की, उन्होंने टैक्स नहीं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने एविडेंस हासिल कर लिया है, जो इतलात मिली है उसके मुताबिक तो ये नईमुर रहमान साहब का जो बयान था कि जो नईमुल हक साहब के जो उन्होंने वकील ने जिसने ये डॉक्यूमेंट्स बनाए 92-93 में जिस अंदाज में जिस तरह से परचेजिंग की गई, उसका एविडेंस उन्होंने वहां से हासिल कर लिया। वो एविडेंस आ गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस केस की ओनरशिप नहीं लेगी, इस केस को इस तरीके से प्रूव नहीं करेगी कि ये कौमी फ्रीज है, नेशनल कॉज नेशनल ड्यूटी, उस वक्त तक बात आगे नहीं बढ़ सकी। ये सिर्फ पीटीआई का या जमात इस्लामी का मसला नहीं है, वो तो एक एप्लीकेशन लेके गए हैं, एक कंप्लेंट लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस्तगासा लेके गए हैं कि जनाब ये चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) के तहत उसको सुन रही है, वो कोई भी मफाद आमा का इशू है वो सुन सकती है। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट में ये इनके आर्गूमेंट्स होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी उसका दायरा अख्तियार बहुत वसी है, वो ये सब कुछ कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से जो चीज़ है सामने ला सकती है असल, और मुलजिमान को मुजरिमान को पकड़ सकती है। उसमें फिर जब तक असल चीज़ ये है कि जब तक स्टेट इसमें ना आए, स्टेट और स्टेट के इंस्टीट्यूशन, उसके इदारे, हुकूमती इदारे, वो जब तक किसी किस्म की मुआवनत नहीं करेंगे। कमर जमान साहब ने कहा मैं बड़ी अच्छी मुआवनत करने के लिए तैयार हूं, उस वक्त तक तो कमर जमान साहब की मुआवनत से तो ये बिल्कुल मामला सीधा हो जाएगा। FIA, FBR, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, नैब, और जिस तरीके से आज सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जहांगीर तरीन साहब के बारे में तो उन्होंने अपना फर जवाब सबमिट करवा दिया। अगर यही एक्टिविज्म और यही कौमी जज्बा बाकी मामलात में भी हो तो इसमें उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाएगा ना। नैब कुछ करना नहीं चाहती, FIA खामोश, FBR खामोश और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन खामोश। जब तक, इसलिए कहते हैं ना वो इमरान खान खामोश, देखें वो खामोश मियां साहबान के खिलाफ एविडेंस के हवाले से खामोश है, बाकी जो दूसरे मामला मैं भट्टी साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, बल्कि लैकुनास को खत्म करने के लिए ना, ठीक है भट्टी साहब, लेजिस्लेशन साथ साथ हो रही है। भट्टी साहब, ये कुछ लोगों का, आज मेरी जिन लोगों से बात हुई जब ये खबर आई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी हनीफ अब्बासी केस में, जिसमें ये कह दिया है कि जनाब बिल्कुल जहांगीर तरीन साहब ने किया था गलत काम और जो उनके सौदे थे, जो उनकी डील थी शेयर्स की, वो शेडी थी। तो उनका ये कहना था कि इस बात का बड़ा इम्कान है कि क्योंकि इस वक्त जो नून लीग की एक और हिकमत अमली भी नजर आ रही है कि ब्लैकमेल करने की, कि तहरीक इंसाफ के अंदर वो लोग जो इमरान खान साहब को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो एविडेंस है उसको इस तरीके से लेके आया जाए कि वो खुद अपनी पार्टी के अंदर कहें कि अब इस मामले को खत्म हो जाना चाहिए। एक बड़े मुकमुका का, बड़े NRO का भी कुछ लोग यहां पर खतरे का इजहार कर रहे हैं कि ये मामला वैसे ही गोल हो जाएगा, इसलिए कि अगर ये सही अंदाज में इसका फैसला हो गया तो ये सारी पार्टियां जो हमें नजर आ रही हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में है, बड़े बड़े लोग, ये तो सारे बाहर हो जाएंगे सियासत से, क्योंकि इन सब ने तो अपने हाथ रंगे हुए माल बनाने में। सभी सब गुजारिश है, कुछ ताकतवर मुसल्ला नजायज पैसों से अरबों रुपए बनाने वाले का माजी और हाल बता रहा है कि उनके खिलाफ ना माजी में कभी कार्रवाई हुई, ना आज कार्रवाई हुई है और ना कल होगी। ये उनका माजी और हाल, मुस्तकबिल का तो अल्लाह को पता होता है ना, मैं तो उनका माजी देख के कह रहा हूं। और दूसरी बात आपने फरमाया अदारे ही तो मफलूज किए गए हैं, अदारे ही तो तबाह किए गए हैं। अदारे इंडिपेंडेंट होते तो पनामा केस जो कि सैफुर रहमान साहब ने या रहमान मलक साहब के अभी जो सावर साहब कहते हैं एविडेंस है, ये उसी वक्त फैसला हो जाता। बदकिस्मती है हम जुर्म की नवीयत देख के उसके खिलाफ फैसला नहीं करते, क्राइम की नवीयत, उसकी ताकत देखकर उसके हक में हो जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में आज 99% लोग, 98% लोग बेचारों के साथ जुल्म ज्यादती नाइंसाफी हो रही है और 1% ये माफिया कर रहा है जिसे अशरफिया कहते हैं। तो गुजारिश ये है कि
नईमुल हक के बयान से तो मुझे वैसे ही डाउट हो गया। इमरान खान साहब को मरवाया नईमुल हक जैसे लोगों ने, पता नहीं किन लोगों को इमरान खान साहब ले आते हैं। एक अपना क्रेडिबल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी टीम में साफ सुथरे काबल और मेहनती लोगों को साथ रखना भी उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने वो लड़े हैं केस पाकिस्तान का। मेरा भी मुतालबा है कि आज नवाज शरीफ साहब करप्शन के खिलाफ जहाज शुरू कर दे क्रॉस दी बोर्ड, तो मैं कहूंगा मियां सबसे बेहतर है ही कोई नहीं। लेकिन यार करे तो सही, आप करते कुछ नहीं है, हम एहतजाज करते हैं, हमें नोटिस आ जाते मतलब है कि हम वो बात पे करप्शन के खिलाफ जहाज करके वजीर आजम हाउस से बाहर निकल जाएं या किसी जेल में अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारें। आप बड़ी आपकी बड़ी जबरदस्त यार उन्होंने कितना जीना, उनके माँ बाप मरे नहीं है सबके, आखिर इन्होंने सबने मरना है। आखिर इन्होंने हर वो इंसान जो दुनिया में पैदा होता है उसका मकसद है कि मौत की तरफ उसका सफर शुरू हो गया। जब तक ये करप्ट माफिया बिला इम्तियाज इनके खिलाफ कार्रवाई ना हुई, ये हुक्मरान वक्त रोजे शरवरद्दीन समी साहब इस कौम को जवाबदेह है। ये इयाशियों के लिए इन्हें ताकत नहीं मिली, जिम्मेदारियों के लिए मिली है। ये अवाम के साथ सलूक क्या करते हैं। आप इमरान खान को छोड़ दे, नवाज शरीफ को छोड़ दे, मुझे बता दे, ये तो अल्लाह कहता है जिस जिस्म में लुकमा हराम गया वो इंसाफ करने से आरी हो गया। तो इतने इतने माफिया इन्होंने साथ मिलाए, अदालतें इनके खिलाफ है। जो बात करता है अरशद शरीफ को कल नोटिस आ गया, परसों आपको आ जाएगा। हमारी जिंदगी तो इन्होंने खौफ और दहशत से हमें एक दीवार के साथ लगा दी है कि हम सच कहने से भी अब डरते हैं कि पता नहीं क्या बात किसको नागवार गुजरे। बिल्कुल दुरुस्त है बात आपकी। अच्छा साबिर, एक तो ये करप्शन का मामला, पनामा का मामला, और दूसरा वो जो एक बयानिया बनाया गया पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, जो एक डॉन लीक्स के हवाले से। पनामा पे एक और बात कर दूं? जी कर ले, मैं फिर दूसरी तरफ बाद आए। पनामा पे जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये भी एक कोशिश हो रही है, वो कोशिश हो रही है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि ना हो, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि सारे आपस में ना मुखमुका, वही मैंने कहा ना ग्रैंड एनआरओ जिसे हम कहते हैं आपस में, वही क्योंकि करप्शन और पनामा और ऑफशोर कंपनीज ये ऐसा इशू है। और आइन का आर्टिकल 62-63 जिसका कल तक सारे मजाक उड़ाते थे, वो आइन का आर्टिकल है, या तो उसको उठा के बाहर फेंक दें, ये करें, और उसको मादर पिता आज़ादी दे दें कि बस जो भी आए इलेक्शन लड़े। और है ही सही ना आज़ादी, ठीक है ना साबिर, कौन सी आज़ादी नहीं है? जो अभी अमीर तो आदमी है सब कुछ वो कर रहे हैं, आपके सामने टेपें चलाई हैं। जो अकम्पलिस हैं, एक वज़ीर आला है, एक वज़ीर आज़म है, दूसरे बाहर चले गए हैं। और कल मैं सुन रहा था सदर साहब का, वो उसको यानी उन्होंने एक ऐसी गुफ्तगू की कल जिसमें उन्होंने कहा कि जो आने वाले हैं मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, वो जो पाकिस्तान के बाद में आए, और ज़ियाउद्दीन साहब और हस्पताल और डॉक्टर आसम को आज पीपल्स पार्टी कराची का सदर बना दिया। आप ये देखें ना कि जो आदमी अरबों रुपए का जिसके ऊपर इल्जाम है जो ले गया, कभी उसको खरगोश कहते हैं, कभी उसको इंतहाई ईमानदार, और फिर वो कहते हैं कि रिवाइव होगी पार्टी। अब तो अभी तक तो किसी ताकतवर आदमी को कुछ नहीं हुआ। पनामा पे कुछ अनासिर ये बात कोशिश शुरू कर दी है, एक सिर्फ इमरान खान काबू नहीं आ रहे उनके, बाकी सब के सब इस पे एग्री हैं कि ये पनामा का केस जो है इस पे भी ज़रा हाथ हौला रखें और अदालत से बाहर ही मुकमुका करें और इसको ख़त्म कर दें। ये चीज़ भी चल रही है ताकि ना हम पकड़े जाएं, ना आप पकड़े जाएं, ना वो पकड़े जाएं। तो जहाँ तक आपने कहा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो आप ये देखें कि वो सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के इस वक्त, और ममनून हुसैन सुप्रीम कमांडर ये सुप्रीम कमांडर हैं आइन के, लेकिन लगा तो नहीं सकते आर्मी चीफ। मैं बताता हूँ, वो तो ख्वाजा आसफ ने बता दिया, आइन में लिखा हुआ है, वज़ीर आज़म का सवाब दे दिया। असम्बली तो उनके पास ही जाएगी, दस्तखत तो उन्होंने करने हैं, उनके पास इतना सिर्फ दस्तखत करने हैं, दस्तखत ना करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आप देखें पिछले 3 सालों में अफवाज पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान प्रोड्यूसर निशान साहब ने मुझे कान में कहा है कि ना करने की जरूरत भी नहीं है इख्तियार के अलावा। उनकी कितनी जनाब ममनून हुसैन को अफवाज पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से उनकी मुलाकातें कितनी हुई? एक भी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी बात पे आता हूँ कि समी माफी चाहता हूं, साबर साहब की सलाह करना चाह रहा हूं। मैंने तो सुना है कि ममनून साहब एक दफा प्रेसिडेंसी में शामिल जाने लगे थे तो गार्ड ने रोक लिया, आप कौन है? उन्होंने कहा मैं सदर हूं। उन्होंने कहा कौन से सदर हैं? वो तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करे और वो उसको रोक ले। आप मेरी बात सेकंड नहीं रोक सकते, सेकंड। आप मेरी बात सुने, आप एम ए ममनून हुसैन साहब पर तनकीद करते हैं। अगर सईद-उज़्ज़मान सदीकी साहब की जो हालत है, मुस्तकिल हॉस्पिटल में है, कभी वेंटिलेटर पे है, कभी बाहर है। सईद-उज़्ज़मान सदीकी को आपको नहीं पता नेक्स्ट जिम्मेदारी हॉकी का कप्तान बनाया जा
हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान होंगे सईदुद्दौला साहब, उनकी फुर्तियां देखें, उनके गोल करने देखिएगा आप। ठीक है। और दूसरा प्रेसिडेंट ममनून हुसैन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं करना चाह रहा हूं। आता हूँ, इंतहाई जहां दीदा आदमी है। पनामा लीक्स के बारे में, पनामा पेपर्स के बारे में जो कुछ प्रेसिडेंट ममनून हुसैन कह गए हैं, आपने क्लासिकल बयान चला के उनके लिए बड़े मसाइल खड़े किए हैं। उन्होंने पाबंदी लगा दी है ARY पर ऐवान सदर में कि इसको देखें भी ना, कहीं ऐसा ना हो कि ये पता वज़ीर आज़म हाउस से समझे कि ये साबिर शाकिर के साथ मिलकर ममनून हुसैन साहब ये सब कुछ चलवा रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे जो करने जा रहा हूँ कि एक जो डॉन की स्टोरी के अंदर जो एक बात थी, जो एक बयानिया बना के पेश किया गया, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ ये कहा गया कि जनाब ये दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते, ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। और वो ग्रुप्स, एक तो पंजाब के अंदर जो कश्मीर की नाम से जो ग्रुप कायम है, और दूसरा हकानी नेटवर्क की बात हुई थी। मैं आज आपको ये आर्टिकल है जो न्यूज़ अखबार में छपा है, जो ये सारा उनके जो रिपोर्टर्स हैं अपने कॉलम्स में ये जो बयानिया है आया तो सैरल अलमेडा के जरिए, लेकिन इसको पूरा सपोर्ट करते हैं हामिद मीर साहब भी, सारे इसकी बात करते हैं। ये डेविड पेट्रेस जो CIA के चीफ हैं, उनका उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने एज ए हेड ऑफ CIA उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं देखा जिसमें कोई भी उनको कन्विंस कर सके, वो एविडेंस कि ISI जो है वो कोई डबल गेम कर रही है, कोई दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका के CIA के साबिक डायरेक्टर जनाब डेविड पेट्रेस ने, जिनकी आपने भी तस्वीर भी स्क्रीन पर देखी, उन्होंने ये बात कही है। अब ये बूट पालशी होंगे फिर पता, लेकिन ये बुनियादी तौर पर वो जो बयानिया जिसको अभी मैं आपसे अर्ज करता हूं कि मुझे आप इस पे कमेंट करें कि बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं उनके साथ जब मैंने प्राइवेट कन्वर्सेशन भी हुई कि यार ये इस तरह पाकिस्तान के खिलाफ, तो आगे से वो पता क्या कहते थे, तो इसमें गलत बात कौन सी है, ये करते नहीं है। यानी ये परसेप्शन मुस्लिम लीग नून की क़यादत, बहुत सारे हमारे जो सो कॉल्ड लिबरल इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट अपने आप को कहते हैं, वो इसको तस्लीम करके बैठे हुए हैं। लेकिन CIA का चीफ ये न्यूज़ अखबार में कह रहा है कि ऐसा कोई मैंने कन्विंसिंग एविडेंस नहीं देखा। आप कुछ कहें नहीं, जब भट्टी साहब के पास फिर जाता हूं। पहले भट्टी साहब कुछ आप इस पे कमेंट करेंगे? मैं सभी सब क्या कमेंट्स करूं। मेरा ख्याल था जिस दिन ये पहले दिन स्टोरी छपी थी तो इस पे कंप्रोमाइज किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मेरी अपनी राय थी, बींगे पाकिस्तान के जिस अफवाज ने लातदाद शहादतें दी, उसकी करैक्टर असैसिनेशन इस तरह करनी कि आपका दुश्मन मुल्क भारत जो हर तीसरे दिन LOC पे आपके लोगों को शहीद कर रहा है, आप उनके शहीदों के खून को ललकारे। लेकिन मुझे नहायत शर्म और अफसोस से कहना पड़ रहा है, 1.5 माह हो गए हैं परवेज रशीद को बिला वजह कुर्बानी का बकरा बना दिया कोई कुर्बानी का बकरा नहीं है। अभी भी भट्टी साहब मेरी बात सुने, क्या कुर्बानी का बकरा बनाया? अभी भी वजारत इत्तलात और नशरियात में उनकी मर्जी से सारे फैसले हो रहे हैं। किसने कह दिया डिफेक्टो? वही इंफॉर्मेशन आप बताए ना, मुशाहिदुल्लाह को हटाया, उनको लगाया, उन्होंने किसको हटाया? किसी को नहीं हटाया, सब वैसे के वैसे हैं। ये तो एक चक्करबाजी है। ये सुन ले, अगर पाक फौज पे जो जहर उगला गया है, अगर वो भी कुछ नहीं कर सकती तो 20 करोड़ आवाम से आप क्या गिले शिकवे करते हैं? सड़कों पे निकले, हमारे पास तो बंदूक नहीं है, हमारे पास तो हथियार नहीं है, हम तो किसी का गिरेबान नहीं पकड़ सकते। अगर उस इशू के बाद मुझे लगता है पाकिस्तान में बेहतरी के आसार मन्नो मन्ने जमीन तले दफन हो गए हैं। साहब मेरी बात भट्टी साहब निहायत अदब से मैं अर्ज करता हूं, हमारा काम नहीं है कि हम बंदूक लेके जाएं, ना हम कोई जजमेंट पास करें। तो हमारा तो काम है हक़ाइक़ बताना, वो हम आवाम को बताते रहेंगे। कोई इदारा करे या ना करे या क्या करे, ये उनका काम है। मुझे बताएं ना, पाक फौज चलो हुकूमत उनके साथ मिली है, आपकी बात मैं बात मान लेता हूं, तो क्या पाक फौज आर्मी एक्ट के तहत उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती? ये उनका क्या इस कौम के इतना हक नहीं है कि जो हमारी फौज के खिलाफ इस तरह जहर उगले उन्हें सजाएं दी जाए? क्या मेरा ये मुतालबा करना नाजायज होगा? बिल्कुल, मैं आप किसी का एजेंट बना देंगे? आपका मुतालबा नाजायज है, बिल्कुल। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप सहाफी हैं, फिर क्या हुआ? रिजल्ट मुझे बताएं, क्या हुआ? आप ये बात कर सकते हैं साबिर, इसमें तो आप रिजल्ट बताए ना, उसका क्या होगा? अभी तक कितने लोग सुलाहों के पीछे गए हैं। गुलभूषण को भी कहीं ये छोड़ना दे, मुझे अंदेशा है, मुझे डर है, मुझे खौफ है कि मेरे मुल्क की सलामती उन हाथों में है जो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है।
अगर गुलभूषण को छोड़ दिया, अगर पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों अच्छा, साबिर से जवाब लेते हैं तो बैरूनी दुश्मनों से हम कैसे मुकाबला करेंगे? साबिर जवाब दें इसका जी। पहली बात है कि भट्टी साहब इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुलभूषण को छोड़ दें, कोई भी छोड़ दे। उसकी पहले भी कोशिश की गई बैकडोर चैनल पे कि मिट्टी पाओ, कुलभूषण को जो एक सफारती इस्तिस्ना है वो डिक्लेयर कर दें, कुछ और कर दें, लेकिन इतनी हिम्मत है नहीं। अभी तक तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसको काउंसिल एक्सेस दिया जा सके, वो भी नहीं अभी तक दिया जा मैं सके। आपको बता देता हूँ, हाँ जी। यही सारे वुज़रा हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड कन्वर्सेशन में राहिल शरीफ साहब को पाकिस्तान की फौज को पता नहीं क्या कह रहे थे, और परसों से जब से उन्होंने अलविदाई मुलाकातें शुरू की हैं इनकी तारीफ करते हुए इनकी बड़ी खुशी है, इनकी जबानें नहीं थकती। तो इनकी हिम्मत, इनकी करेज और इनकी जो साफ गोई है उसका तो हमें बड़े बाखूबी अंदाजा है, हम सबको अंदाजा है। पाकिस्तान में सिर्फ एक शरीफ सभी साहब सिर्फ एक मिनट, भट्टी साहब जी भट्टी साहब की सुन लें। जी भट्टी साहब एक सेकंड, देखे उन्होंने मार्शला नहीं लगाया, अच्छा किया, ना मार्शला लगना चाहिए ना लगेगा, लेकिन डॉन लीग के मुल्जमान को छोड़ना मुहिबे वतनी नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, वो आप इंतजार करें, वो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वो 29 नवंबर को जब नए आर्मी चीफ आएंगे वो सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से ये छोड़ा था। एक बात। दूसरी बात, आप मुस्लिम लीग नवाज के लोगों की बात कर रहे थे। पाकिस्तान में सिर्फ एक शरीफ है जिससे कुछ शरीफ डरते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है। और वो शरीफ जो है वो जनरल राहिल शरीफ है। वो कुछ शरीफों के आसाब पे इस हद तक सवार हैं, इस हद तक सवार हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ख्वाबों में भी आके डराते अच्छा, हैं। मैं एक और अब जो वो कर रही है ना कि टाइम कोशिश की जा रही है ना, 29 नवंबर बड़ी कलाबे मिलाए जा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त खराजे तहसीन पेश करते हैं। उनको शुभ है। यही काबीना के वजीर जो इतनी हमारे सामने उनकी बुराइयां करते थे, खबरें लीक करते थे, इंटरव्यू देते थे और कहते थे एक्सटेंशन मांग रहे ने, होर गाल की है एक्सटेंशन मांग देने। वो मैं सियालकोट में उनकी तकरीर सुन रहा था, बड़ा गला फाड़ फाड़ के एयरवाई के बारे में बातें कर रहे थे। इतना कुछ है उनके बारे में, इतना कुछ है। ये 29 गुजर जाए, मैं पूरे उनके जो ट्रिप्स हैं, जो उनके साथी हैं, पूरे पासपोर्ट और वीजों की कापियों के साथ अवाम को बताएंगे कि मॉरली इनकी क्या हैसियत है, किस तरीके से ये काम करते हैं। लेकिन मैं अभी एक और कहानी की तरफ जाना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज एप्टमा के सदर ने, वो उसका अगर शॉर्ट पहले अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दें, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो जिनको गैस जो है वो सस्ती दी जा रही है। जरा उनकी बात सुन लें। कुछ पंजाब के बड़े ग्रुप्स हैं जिनको गैस सस्ती मिल रही है दूसरों की निस्बत, मसलन या मंशा ग्रुप है, निशाद ग्रुप बड़ी कीमत में मिल रही है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? हमें ये कहा गया था बाय सुई नॉर्दर्न गैस की मैनेजमेंट ने ये कहा कि जनाब आगे चल के हमारे पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको अगर गैस चाहिए तो जो ये RLNG गैस आ रही है ये हम आपको मुहैया कर सकते हैं और राउंड द क्लॉक प्रोवाइड कर सकते हैं। सारी इंडस्ट्री ने, हमारे मेंबर्स तकरीबन 99% मेंबर्स ने वो एग्रीमेंट्स किए, उन्हें RLNG सप्लाई होनी शुरू हो गई। और हमें हाल ही में ये पता चला कि जनाब कुछ इंडस्ट्री पंजाब की ऐसी है जिसको अभी भी सिस्टम गैस प्रोवाइड की जा रही। साबिर, इस पर आपका मैं कमेंट चाहता हूं कि ये क्योंकि सवाल किया गया था, उन्होंने इस पे इतराज़ किया, ज़रा खुलकर बात नहीं की। जाहिर है क्योंकि वो भी एक बिजनेसमैन है। इसमें जो हमारे पास इतला है उसमें मंशा ग्रुप और दूसरे बहुत सारे जो कंपनीज हैं, इतलात हैं जिनको ये गैस फराहम की जा रही है, सस्ती गैस फराहम की जा रही है। ये तो इतनी मनमानी कि अपनी मर्जी से किसी को कुछ दें, किसी को कुछ दें, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, आप तो वो पटमा के जो साबिक सरबराह हैं एजाज गौहर साहब, उनसे आप बात कर लें, वो भी सारी आपको कच्चा छटा इनका खोल के बयान कर देंगे किस तरीके से ये अपने मनपसंद जो सनतकार हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और पिछले कई सालों से दे रहे हैं, वो तो आपको बता देंगे। और ये सिर्फ ये CNG तो बहुत बड़ा स्कैंडल है, वो यही कह रहे थे ना कि उनको उस तरफ लेके नहीं जा रहे। बाज़ लोगों को जो अपने साथ हैं, अपने लाइक माइंडेड जो हस्बे मंशा काम करते हैं, उनको नहीं छेड़ रहे वो, और उनकी फैक्ट्रियों को और उनकी सनतों को वो सारा कुछ दे रहे हैं। ये तो हो रहा है। और जो भट्टी साहब ये भी उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा जो है वो चीज़ें महंगी कर दी गई हैं कि
उनकी कंपेटेबिलिटी ख़त्म हो गई है और वो बाहर जो है वो चीज़ें जो जाती भी हैं तो उससे वो उनको बड़ा उसका नुकसान है। लेकिन मैं आपके से ये कमेंट चाहता हूँ कि एप्टमा के चेयरमैन ने यहाँ पे तो रोना रोया कि उनका किस तरह से इस्तेसाल हो रहा है, लेकिन ये जो मालकान है, अगर मैं मजदूरों की हालत देखूं जो टेक्सटाइल मिल्स में काम करते हैं, ये कितने अरबों रुपए मुनाफा कमाते हैं, लेकिन अपने मजदूरों के लिए ना उनकी कोई तनख्वाह है, ना उनके कोई बच्चों की तालीम है, ना उनके लिए कोई मेडिकल एजुकेशन है। अगर अपने मजदूरों को खुश रखा होता, मुनाफे का हिस्सा उन्हें दिया होता, तो आज कोई इनके साथ बेइंसाफी कर सकता था? इन्होंने ट्रेड यूनियंस को भी खत्म किया, मजदूरों की यूनियंस को भी खत्म किया और उनको मुनाफे में भी बहुत कम हिस्सा दिया। देखिए समी साहब, गुजारिश है जिसकी तरफ कर रहे हैं वो सवाल गालबन मियां मंशा साहब के लिए हुआ था कि वो बिजली उनको गैस दी जाती है। कुछ लोग जिम्मेदार ये भी कहते हैं कि जब गैस की लोड शेडिंग थी तो उनके फैक्ट्रियों को तमाम गैस मिलती रही गैर कानूनी तरीके से, बगैर पैसों के। मैंने आपसे यही कहा कि खानदान पाकिस्तान में मसलत हो गया है। जैसे आपने कहा वो गरीब आदमी को 6-7 हज़ार रुपया देते हैं, उसको भी टाइम पे देते हैं, नहीं देते। इस मुल्क को जब तक आप क्रॉस दी बोर्ड इंसाफ का सिलसिला नहीं शुरू होगा, गरीब से गरीब तर हो जाएगा, कफन नहीं ले सकेगा और अमीर आदमी बैरून ममुलिक खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेंगे और साबित नहीं हो सकेगा और कतर के शहजादे का लेटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा साबिर, बड़ी हमने इधर उधर की बातें भी कर ली हैं, मुझे जरा ये बताएं, आपको तो इजाजत नहीं है तलोर के शिकार की, किसी पाकिस्तानी को इजाजत नहीं है, कतरी शहजादे को तो इजाजत है? कतरी शहजादे को इजाज़त क्या है, यूएई के साथ आप देखें, कतरी शहजादे से ख़त हासिल करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त यूएई और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस वजह से बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और मेरा ख्याल है झंग में है 18,000, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका इलाका मेरा तो जिला झंग शोरकोट शहर मेरा अपना इलाका है और 18,000 बड़ा नजदीक है और इतना अच्छा, इतने अच्छे लोग हैं, यकीन करें। 18,000 तहसील गुलाब वाला, वहाँ पे यूएई को एक दिया हुआ था शेख हमदान बिन मोहम्मद, ये दुबई के हैं, इनको दिया था और उसके बाद फिर मेजर जनरल शेख अल मौर मखतूम जुमा अल मखतूम इनको दिया हुआ था और ये तवील अरसे से वो एक शिकारगाह दुबई के पास थी, यूएई के पास थी, इनके लोगों के पास थी। उन्होंने वेलफेयर के काम किए, 14 एक हॉस्पिटल बनाया 32 बेड का, और सिर्फ हॉस्पिटल नहीं बनाया यूएई शहजादों ने, बल्कि गवर्नमेंट ने उसमें लिविंग भी दी डॉक्टर्स को और नर्सिंग को कि जो बाहर से आए ये अच्छा हॉस्पिटल हो। और लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कतरी शहजादे को उसके बाद वो सारा हॉस्पिटल भी ख़त्म, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उसका इफ्तिताह नहीं करने दिया जा रहा, वहाँ पे कुछ जाने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि मेरे वहाँ पे जो उस डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऑफिसर्स हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये जो यूएई एम्बेसी का मौक़िफ़ है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये शिकारगाहें भी इनके पास थीं, एग्रीमेंट भी इनके पास था और बहुत ज़्यादा अरसे से चला आ रहा था और ये हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाया है। लेकिन अब बड़े घर से वर्बली कॉल आती है, मैं अफसर का नाम नहीं लेता, उनकी कॉल आती है, वो कहते हैं कि इनको आप डिसोन करें और डिस्पर्स करें और यहाँ से खाली करवाएं, और वो ज़बरदस्ती खाली करवाया गया कतरी से। और फिर उस वक्त उनकी समझ नहीं आ रही थी, ये पिछले 1 साल से चल रहा था झगड़ा कि उस हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने क्यों नहीं जा रहे, कोई कुछ टाइम क्यों नहीं दे रहा, वो इसलिए कि ये सारा कुछ वापस लेना था उनसे। तो उस वक्त समझ नहीं आई। अब जब खत आया है तो यूएई को भी समझ आ गई है कि जो काम हम नहीं कर सकते थे वो काम कतरी शहजादे साहब ने कर दिया, लिहाजा इस वजह से वो सारा कुछ किया गया और वो शिकारगाह और वो सारा कुछ भट्टी साहब वेलफेयर के काम छोड़ दिए गए, उस पर कंप्रोमाइज किया गया और ये हुआ है। भट्टी साहब, ये जो साबर ने बात बताई है, जो मुल्कों के ताल्लुकात हैं, जो हमारे अवाम के यूएई के साथ ताल्लुकात हैं या दूसरे कई ममालिक के साथ, ये हमारे हुक्मरान अपने ज़ाती मफादात के लिए उन ताल्लुकात को कुर्बान कर देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं। शायद यही वजह है कि फिर कोई फॉरेन मिनिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन हुक्मरानों को ज़ाती तौर पर खुश करना है, चाहे वो तुर्की के हुक्मरान हो, चाहे वो यूएई के हों, कतरी हों। सभी साहब, साबर साहब ने कौन सी गलत बात की है? आपके मुल्की मफाद को आपके हुक्मरान ज़ाती मफाद पर तरजीह देते हैं और एक अरसा दराज से इसकी 1001 मिसालें हैं। आपके मुल्क को तो आपके चंद अरबी शहजादे जो आपकी मदद करते हैं हुक्मरानों की, शिकारगाह बनाया हुआ है पाकिस्तान को।
उनका बस चले तो हम भेड़ बकरियों से ज्यादा हम इस कौम की कोई हैसियत नहीं है। उन्हें चाहिए अपने और अपने खानदान के लिए सहूलतें। कभी उनको वो जो उनका हेलीकॉप्टर उसके लिए लेटर आ जाता, कभी वो शिकार के लिए आ जाते हैं। देखें वो आपकी कौम को ऑन ही नहीं करते। वो पाकियों के आपके जब भी हुकूमत गई आपके जमहूरी हुक्मरानों की, वो बैरून ममालिक चले जाते हैं, फिर हुकूमत करने पाकिस्तान आ जाते हैं। जब आपके हुक्मरानों का अवाम से मोहब्बत का, खलूस का, दर्द का रिश्ता नहीं रहा तो फिर याद रख ले वो हमारी तकलीफ महसूस क्यों करे। वो अरबी शहजादे के लिए शिकारगाह बनाए ना, वो पाकिस्तान के लिए हस्पताल क्यों बनाए। वो अरबी शहजादे के लिए दूसरे मामलात के लिए उनके लिए इंतजामत करे। वो स्कूलों के बच्चों के लिए किताबों का अरेंजमेंट क्यों करे, क्योंकि उनके ये मसाइल ही नहीं है जो इस कौम के मसाइल हैं। तो लिहाजा आपने जिनको चुना है ये इसमें खैर हमारे सिर्फ सिविलियन हुक्मरान शामिल नहीं है। वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का भी मैं बयान पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो सऊदी बादशाह ने मेरे उसमें जमा करवा दिए पैसे और फ्लैट लेने के लिए। तो सब जो हैं वो इन ज़ाती तल्लुकात को इस्तेमाल करते रहे। इसमें अक्रॉस द बोर्ड सारों के इसमें हाथ रंगे हुए हैं, कोई उसमें कोई ख़ास हमें फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन एक आप मुझे कमेंट करें, ये जो नवाज शरीफ साहब ने तुर्की के जनाब तैयब अर्दगान जो इनके अब ज़ाती दोस्त हैं, वो जो टीचर यहाँ पे पढ़ाते रहे आके स्कूलों में, उनको यहाँ से वापस भेजने की तैयारियाँ, जिस अंदाज में उनको भेजा जा रहा है, ये इस रियासत में किसी का ना कोई कानून के तहत इख्तियार है, ना किसी को कोई फ्रीडम है। एक बादशाह कह दे तो वो मुल्जमान चले जाएंगे, मुकदमे सारे बंद हो जाएंगे। एक बादशाह आके, एक हुक्मरान आके कह दे तो फिर वो सारे के सारे टीचर्स को आप भेज देंगे। उन्हीं के बच्चों को यहाँ पे आप, कोई मेट्रो ट्रेन है, कोई लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, सारे ठेके, ये मुल्क पाकिस्तानियों का है या इन गैर मुल्की बादशाहों का है जो अपने नुमाइंदों के जरिए यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं? देखें, अभी तक तो मैं तो यही समझ रहा हूँ कि तुर्की के सदर आए क्या करने थे। एक बड़े बड़े वो दिए गए, क्या सप्लीमेंट होता है ना, सप्लीमेंट शाया किए गए, इश्तिहार दिए गए, बड़े बड़े प्राइवेट पैसा फेंका गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, और उनके साथ कौन से एग्रीमेंट हुए, कौन से मुआहदे हुए, वो अभी तक सामने नहीं आए, सिवाय इसके कि उनके यहाँ पे कदम रंजा फरमाने पे जो कुछ हुआ वो ये था कि 400 असातिज़ा को आप मुझे बहुत शुक्रिया साबिर आपका, और बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब। ये था आज का रिपोर्ट। नाजरीन, बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे पाकिस्तानियों को इस मुल्क की ओनरशिप मिल जाए और हम ये शहजादों के, बादशाहों के जो गुलाम हैं, हमें इस गुलामी से निजात मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।